नमस्ते छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम हरिशंकर परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। 22 अगस्त 1924 को होशंगाबाद में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के बेहद ही प्रसिद्ध लेखक तथा व्यंग्यकार माने जाते हैं। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि व्यंग्यकार अथवा व्यंग्य शब्द का अर्थ होता है सरकाज़म इन इंग्लिश, या हम इसे आम शब्दों में कहते हैं किसी पर कमेंट करना, ठीक है, या किसी को सांकेतिक भाषाओं से समझाना कि आप क्या सही हो और आप कहाँ पर गलत हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में परसाई जी पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके कॉलम का नाम था परसाई से पूछें। ठीक है, अब जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। बहुत इन्होंने अपने जीवन काल में लिखा है। इनका कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। उपन्यास है इनकी रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत इत्यादि। ठीक है, लघु कथाएं भी इन्होंने लिखी जैसे चंदे का डर, अपना पराया, सुधार, समझौता आदि। हास्य व्यंग्य लिखे इन्होंने डेफिनेटली, वो हैं दो नाक वाले लोग, क्रांतिकारी की कथा, वह जो आदमी है ना, न भारत की वापसी, आध्यात्मिक पागलों का मिशन आदि। 10 अगस्त 1995 यानी कि 1995 मध्य प्रदेश में यानी वहां के जबलपुर में हरिशंकर परसाई जी का निधन हो गया। तो छात्रों, आज हम इसी प्रसिद्ध लेखक, महान लेखककार हरिशंकर परसाई जी की एक बेहद चर्चित रचना बस की यात्रा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए पाठ का सार समझते हैं। तो प्रस्तुत पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें सड़कों पर चलाते हैं। वे अधिक से अधिक या अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। अतः इस कहानी में लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करते हैं और उनको बेहद हैरानी होती है कि इतनी बुरी हालत की बस भी चल सकती है। तो इस पाठ के जरिए हम देखते हैं कि हरिशंकर परसाई जी अपनी यात्रा का, बस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और यह पूरी कहानी उन्होंने हास्यास्पद रूप में यहाँ पर कलमबद्ध की है। ठीक है, तो चलिए छात्रों, अब हम इसी के साथ अपने पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, बस की यात्रा जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। शुरू इस तरह से होती है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है या उसे मिलवा देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कहानी की शुरुआत होती है। लेखक अपने 5 मित्रों के साथ, कितने मित्रों के साथ? 5 मित्रों के साथ शाम 4 बजे एक बस स्टैंड पे जाते हैं और इन सभी मित्रों ने तय किया कि उन्हें बस से ही जाना, यात्रा अपनी करनी पड़ेगी। कहां से कहां तक के लिए? पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिल जाती है, यानी पन्ना से उन्हें सतना तक जाना था और जो जबलपुर की उन्हें ट्रेन से भी मिलवा देती। और सुबह तक ये सारे मित्र अपने घर पर
पहुंच जाते। तो पन्ना से सतना इन्हें जाना था और जबलपुर की ट्रेन भी वहां से इन्हें मिल जाती। साथ ही यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इस बस में सफर करने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि इन 5 मित्रों में से 2 मित्रों को नेक्स्ट मॉर्निंग में अपने ऑफिस पहुंचना था, सुबह उन्हें काम पर हाजिर यानी उपस्थित होना था। इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए, अपने घर वापस जाने के लिए इसी बस के जरिए जाना पड़ा, या यही रास्ता उन्हें अपनाना पड़ रहा था। अब उन्हें लोगों ने क्या सलाह दी, जो 5 मित्रों को छोड़ने के लिए जो उनके और भी मित्र आए थे, उन लोगों ने उन्हें क्या सलाह दी कि भाई शाम हो चुकी है और आप लोग बस से यात्रा कर रहे हो, वो भी इतनी खटारा बस से सफर कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लेखक ने पूछा क्या बात है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं रात के वक्त? तो लोगों ने कहा कि डाकू चोर तो नहीं मिलते, पर हाँ ये बस डाकिन है। डाकिन यानी कि डराने वाली जैसी है, अर्थात ये बस कभी भी कहीं भी रुक सकती है, इतना रिस्क लेके आपको नहीं जाना चाहिए। पर हम देखते हैं कि लेखक और उनके मित्रों के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले अरे भाई चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। बस पूजा के योग्य थी, उस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जब लेखक को उनके मित्रों ने एक तरह से सलाह दी कि रात को इस बस से नहीं जाना चाहिए क्योंकि बस बेहद ही खराब व्यवस्था में है, परंतु लेखक को जाना पड़ता है। जब लेखक की नजर उस बस पर पड़ती है तो उनके मन में श्रद्धा के भाव उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धा यानी कि उसके प्रति आदर, सम्मान, प्यार का भाव आता है। और लेखक बताते हैं हमें कि वह बस बेहद ही वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब कि बहुत ही पुरानी थी, बहुत ही बूढ़ी सी, पुरानी सी वो बस दिख रही थी। और उस बस में बहुत सारे ऐसे निशान, यानी कि ऐसे बहुत सारे उस पर चोट लगे हुए थे, निशान लगे थे, चिन्ह लगे थे, यानी उस बस ने काफी एक्सीडेंट्स पहले भी झेल चुकी है। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। तो लोगों का मानना था कि ऑलरेडी बस पूरी हो चुकी है, हम इस पर और सवार होकर जाएंगे तो बेचारी बस को और अधिक प्रॉब्लम होगी। ये बस कंपनी, तभी लेखक को पता चलता है कि इसी बस कंपनी का जो एक हिस्सेदार है, मतलब जो पार्टनर है, साझेदार है, वो भी इसी बस में से यात्रा आज कर रहा था। तो लेखक ने उससे पूछा भाई चलती है क्या बस? तो वो बोलता है बिल्कुल चलती है और बहुत अच्छे से ये बस चलती भी है। तो लेखक को तो पहले बड़ा ही अजीब लगता है कि गजब सा उन्हें फील होता है कि क्या वाकई में ये बस चलती भी है, आश्चर्य उन्हें होता है। खैर लेखक को लगता है कि बस तो मात्र पूजा के योग्य थी, उस पर हमें सवार हम कैसे हो सकते हैं। आगे क्या कहते हैं लेखक देखिए, हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो अब देखिए छात्रों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लेखक और उनके मित्रों में एक डाउट तो आ जाता है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके एक जो डॉक्टर मित्र हैं वो कहते नहीं नहीं चलो चलते हैं, क्योंकि बस काफी अनुभवी लग रही है। अनुभवी शब्द का अर्थ क्या होता है कि काफी वो एक्सपीरियंस्ड बस लग रही है, ठीक है, काफी पुरानी है तो एक्सपीरियंस्ड भी होगी। और वो कहते हैं कि नई नवेली बसों से ये ज्यादा विश्वसनीय है, यानी उसमें हम भरोसा कर सकते हैं और ये बड़े ही प्यार से हमें अपने गोद में बिठाकर लेके चलेगी। ठीक है, हम बैठ गए और अब लेखक को बैठना ही था क्योंकि उनके दोस्त भी ऐसा कह रहे थे, तो वो बैठ जाते हैं उस बस में, है ना। अब वे इस तरह से, जो लोग उनको छोड़ने आए थे वो इस तरह से लेखक को अंतिम विदाई दे रहे थे। अंतिम विदाई यानी कि ऐसा उनको टाटा बाय बाय कर रहे थे कि भाई अब तो तुम गए, अब आना जाना तो लगा रहेगा, मिलेंगे तो जरूर जीवन में आगे मिलेंगे। ठीक है,
तो आया है सो जाएगा, राजा और रंक या फकीर, मतलब जो इस दुनिया में पैदा होकर आया एक ना एक दिन तो उसको मरकर जाना ही है, भले वो राजा हो गरीब व्यक्ति ही क्यों ना हो। आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। कूच करने शब्द का अर्थ होता है छात्रों जाने के लिए, और निमित्त यानी कि कारण। तो हमारे पास कारण भी था, इसलिए हमने उस बस में कूच किया, यानी जाने का निर्णय ले ही लिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अभी तक लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि इंजन स्टार्ट होगा, पर इंजन तो स्टार्ट हो गया, ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। पर इंजन स्टार्ट तो होता है, पर इतनी जोर से आवाज करता है, लगता है कि पूरी बस में हर जगह इंजन ही इंजन लगे हों। कितनी अजीब सी बात है ना। कांच बहुत कम बचे थे। अब एक तो इंजन स्टार्ट होने पे पूरी बस हिलने लगी। सेकेंड पॉइंट, उस बस में जितने भी खिड़कियां थी उनपे बहुत ही कम कांच यानी ग्लासेस बचे हुए थे उन विंडोज पर, और जो बचे भी थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि कहने का मतलब है कि वो विंडोज इतने ज्यादा हिल रहे थे, उनके कांच ग्लासेस इतने ज्यादा हिल रहे थे कि लग रहा था कि हम पर ये आके ना गिर जाए। तो लेखक कहते हैं कि हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, मतलब हम तुरंत, फौरन शब्द का अर्थ होता है तुरंत, वहां से सरक गए मतलब खिसक गए, कहां से, खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो लेखक कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंजन सिर्फ मेन जगह पे जहां पे होनी चाहिए वहां नहीं, इंजन पूरे बस में और हमारी सीट के नीचे भी इंजन है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा था। आगे क्या होता है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लेखक ने इस बस को किस समय के साथ कंपेयर किया है, गांधी जी के समय के साथ कंपेयर किया। वो कहते हैं कि ये जो बस है जरूर सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की होगी, यानी ये कौन सा आंदोलन था बच्चों, ये एक वो आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा 1921 में, शायद से 1921 में चलाया गया था। और असहयोग शब्द का अर्थ क्या होता है, जहां पर कोई किसी से सहयोग नहीं करता है, मतलब साथ नहीं देता है। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि बस चल तो पड़ी, लग रहा था हमारे सीट के नीचे ही इंजन हो, और गांधी जी के लेखक इस बस को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जोड़ते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है हम देखते हैं। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, मतलब सीट अलग से हिल रही थी और बॉडी अलग से हिल रहा था। ठीक है, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, मतलब बस इतनी जोरदार हिल रही थी। आप इमेजिन करके देखिए कि बस ऐसे हिल रही थी, लग रहा था कि हम सीट को छोड़ के जमीन पर नीचे न गिर जाएं। कभी लगता है सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। अगर कभी आप लोगों ने बस में यात्रा की होगी तो वो भी इस तरह की बसों में, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि लेखक यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब इंजन जोर से हिलता है तो बॉडी भी हिलती है, सीट भी हिलता है, और हम ऑटोमेटिकली खिसकते रहते हैं आगे की तरफ। ठीक है, खैर बस शुरू हुई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, मतलब अभी जो ये नया नया एक्सपीरियंस हुआ था ना सीट और बॉडी का हिलना, वो भी यहाँ पे बंद हो जाता है। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि इतना मूवमेंट्स हो रहा था कि लेखक कंफ्यूज हो गए कि हम सीट पर बैठ रहे हैं या सीट हम पर बैठी है, दोनों ही हिल रहे थे। एकाएक बस रुक गई। अब बस की प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। एकाएक बस रुक गई, अचानक से बस रुक जाती है। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। देखिए, जैसी अब पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन हमारे इस बस के जो ड्राइवर साहब हैं वो बड़े ही बेफिक्र हैं, विदाउट एनी टेंशन। वो बाल्टी में पेट्रोल लेकर उसे अपने बगल में रखते हैं और नली मतलब क्या होता है, एक तरह का पाइप होता है, उसके जरिए उसे इंजन में भेजने लगते हैं। ये बहुत ही ऑड तरीका है इंजन में तेल को डालने का, ऑयल को डालने का, पर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो ड्राइवर इसी तरह करते हैं। अब हम देखते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है।
तो यहाँ पे अब लेखक को लगता है कि जिस तरह से ड्राइवर पेट्रोल डाल रहा है, अब थोड़ी देर के बाद बस के जो हिस्सेदार हैं, वो कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, वो क्या करेंगे, टंकी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएंगे और उसके मुंह में ऐसे पेट्रोल डालेंगे एज इफ मम्मी बच्चे को दूध पिला रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता खा जाएगी, यानी कि डुबकी लगा लेगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो बच्चों, इसमें हम क्या समझते हैं, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि लेखक को अब बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह चुका था। ठीक है, और बस की रफ्तार भी बेहद कम हो गई थी। लेखक को लग रहा था कि अब बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, कभी भी स्टीयरिंग भी टूट सकती है। लेकिन अब बस जिस रास्ते से जा रही थी वहां का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर था। ठीक है, हरे भरे पेड़ थे दोनों तरफ, लेकिन लेखक के मन में डर समा गया था और लेखक को लग रहा था कि ये जो पेड़ है वो उनके दुश्मन है। अब बस जिस तरह से चल रही थी ऐसा लग रहा था कि बस किसी ना किसी पेड़ से जाकर टकरा जाएगी। ठीक है, जब एक बस निकलता तो लेखक को राहत मिलती, लेकिन तभी दूसरा पेड़ भी आ जाता। जब लेखक ने वहां पे एक छोटी सी झील को देखा तो लेखक को लगा कि शायद बस उसमें जाके कहीं डूब ना जाए। फिर क्या होता है, अचानक से फिर से बस रुक जाती है। बेचारे ड्राइवर ने भी बहुत सारी तरकीबें यानी प्लान कई सारे आइडियाज निकालता है, पर वह बस अब चलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस के अंदर फिर से क्या शुरू हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। अब इस सारी गड़बड़ों को देखकर कंपनी का जो हिस्सेदार है वो क्या कहता है यहाँ पर, अरे भाई बस तो हमारी फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक अचानक से ऐसा हो रहा है, अदरवाइज हमारी बस तो बहुत सही है, उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। आगे क्या होता है हम देखते हैं इसमें। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। तो अब हम देखते हैं, जब बस अब की बार रुकी तो अंधेरा हो चुका था और चांदनी निकल चुकी थी। चांदनी मतलब चांद उग गया था, क्षीण मतलब कमजोर। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय मतलब बहुत ही बेचारी सी लग रही थी। अगर आप चित्र में देख सकते हैं कि चांद खिला हुआ है, बस वहां पे है और उस बस इतनी टूटी फूटी बूढ़ी सी है, कमजोर सी लेखक को लगती है। और लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे वहां पे उस चांदनी के टाइम में पेड़ के नीचे एक वृद्धा औरत, बूढ़ी औरत वहां पर बैठी हो। लेखक को बहुत ही अधिक ग्लानि होती है। ग्लानि शब्द का अर्थ क्या होता है, खेद, यानी कि दुख उन्हें होता है कि हम लोग कैसे लोग हैं, इस बेचारी बुढ़िया जैसी या बूढ़ी बस पर बैठकर आ रहे हैं, लद कर आ रहे हैं मतलब बैठकर आ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत शब्द का होता है अगर ये बस मर गई, यानी कि मरना, यानी कि अगर ये बस ने पूरी तरह से जवाब दे दिया, तो इस बियाबान मतलब इस सुनसान रास्ते में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इस बुढ़िया रूपी बस की अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। कर्म क्रिया जो कहते हैं ना, मरने के बाद हिंदू धर्म में होता है किसी चीज का, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेखक ने इस बस को एक बूढ़ी स्त्री के साथ कंपेयर किया है, जो कि इस क्षीण चांदनी में बेहद ही दयनीय स्थिति में लग रही है, बेचारी सी लग रही है। लेखक को बहुत यहाँ पे दुख होता है कि हम लोग इस पर लद कर यहाँ पर आ रहे हैं, और लेखक को ये भी चिंता होती है कि अगर ये इस सुनसान जगह पे मर गई तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी कि इसकी अंतिम काम क्रिया भी करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करते हैं और फिर से बस आगे
चलना शुरू कर देती है। पहले ही इस बस की रफ्तार बहुत कम थी, अब और भी इसकी रफ्तार यहाँ पे हम देखते हैं कि कम हो जाती है। आगे क्या होता है, अब अगली प्रॉब्लम बस में क्या आती है, देखिए, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। बस की आंखें क्या होती हैं बच्चों, हेडलाइट्स, ओके, उसके चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो हम देखते हैं अब अगली प्रॉब्लम इस बस में क्या आती है कि उसके जो हेडलाइट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब सुनसान रास्ता, जंगल का रास्ता, ठीक है, और उसको अब ऑब्वियसली रोड नजर नहीं आ रहा है। अब वो बस ऑलरेडी धीरे चल रही है, अब वो रेंग रही है। रेंगने शब्द का क्या होता है, खिसक खिसक के, सरक सरक कर धीरे धीरे चलना। और अगर पीछे से कोई या आगे से कोई गाड़ी तेज रफ्तार में आती तो ये बस जो है एक तरफ चुपचाप से खड़ी हो जाती, यानी कि ड्राइवर बस को और हल्का करके साइड में रोक लेता। क्योंकि अगर किसी को ऐसे हाईवेज पे बस नहीं दिखती है तो काफी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गई, ठीक है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाते। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में या इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो हम देखते हैं कि अब अगली प्रॉब्लम, जो अभी तो उसके एक तो हेडलाइट्स खराब हो गए थे, उसमें रोशनी नहीं आ रही थी। अब अगली प्रॉब्लम जो लेखक को बस में देखने को मिलती है वो थी कि बस अभी धीरे धीरे चल रही थी, कहाँ से, एक पुलिया के ऊपर, एक पुल के ऊपर से चल रही थी। अचानक से उस बस में एक फिस करके आवाज आती है, ये एक ध्वनि होती है। और फिस करने की ध्वनि का अर्थ यहाँ पे होता है कि जोर से बस का जो टायर है वो फट जाता है, ठीक है, टायर यहाँ पे बस्ट करता है। तो बस एकदम हिलकर थम गई, बहुत जोर से बस हिलती है और फिर शांत हो जाती है। अगर ये बस स्पीड में चल रही होती तो डेफिनेटली ये बस नाले में जाकर गिर जाती, लेकिन लकीली बस की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। अब की बार हमारे लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़े ही श्रद्धा भाव से देखा। श्रद्धा भाव यानी कि बड़े ही रिस्पेक्टफुली देखा, सम्मान के भाव से देखा। क्यों देखा, क्योंकि लेखक को एक तरह से यहाँ पे बड़ा ही गुस्सा और अजीब सी बात लगती है कि ये महाशय अपने बस के टायर्स की हालत को जानते हैं, मतलब कंडीशन को जानते हैं, फिर भी जान हथेली पे लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। मतलब टायर इतने ज्यादा घिस चुके हैं, फिर भी कंपनी का जो हिस्सेदार है वो इस ऐसी टायर में लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करवा रहा है या कर रहा है, जस्ट कुछ पैसों के लिए, ठीक है। जान हथेली पे लेकर यानी एक मुहावरा है ये, यानी बहुत खतरा लेना, ठीक है। अब वो कहते हैं उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब खुद तो तुम अपने जान का बलिदान दे रहे हो, उत्सर्ग मतलब बलिदान दे रहे हो, ऐसी भावनाएं बहुत दुर्लभ है, यानी जो कम ही देखने को मिलती हैं। मतलब तुम खुद तो अपने जान के बलिदान दे ही रहे हो, हम जैसे यात्रियों के भी जान के बलिदान देने में आपको हिचक नहीं हो रही, हिचक यानी कि प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो लेखक यहाँ पे कटाक्ष व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि ये महाशय जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, ही इज क्वाइट ब्रेव पर्सन, और इसकी ब्रेवरी जो है वो सही जगह पे यूज नहीं हो रही है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता यानी कि लीडर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होता है उसे देखते हैं हम लोग। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार कहते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। एक्चुअली ये बहुत बड़ा व्यंग्य भी है हमारे समाज पे, उन बस ड्राइवर्स, उन बस कंपनियों के लिए जो कुछ पैसों के टायर्स चेंज नहीं करते हैं, कुछ पैसों के लिए टायर्स को चेंज नहीं करते हैं और लोगों की जान से खेलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कितने सारे बस एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो अपने बसेस को पूरी तरह से मेंटेन नहीं करती हैं। तो हम देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि अगर बस नाले में जाकर गिर जाती और हम लोग मर जाते तो जो देवता हैं यानी भगवान है वो अपनी बाहें पसारे
हमारा इंतजार करते हैं। और खास तौर से बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखकर बोलते हैं, वाह वो देखो वो एक महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ठीक है, मर गया पर टायर को नहीं बदला। खैर, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, और जो दूसरा टायर लगाया भी बस कंपनी के हिस्सेदार और ड्राइवर ने मिलकर, वो भी बेहद ही बेकार कंडीशन का जो टायर था वो था। ठीक है, घिसा हुआ था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब टायर तो लग गया, बस चलने भी लगी दोबारा से, लेकिन अब लेखक के मन में अपना जो डेस्टिनेशन पॉइंट था पन्ना पहुंचने की उम्मीद उन्होंने यहाँ पे छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, मतलब उनको उम्मीद था कि मैं कभी भी शायद अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं सकता, स्पेशली जब मैं इस बस से ट्रैवल कर रहा हूं। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक को ऐसा लगने लगा कि शायद मैं पूरी लाइफ अब इसी बस में ट्रैवल करने वाला हूँ, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस तकलीफों से बस आगे गुजर रही है, उससे तो मैं डेफिनेटली अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकता। और उन्हें लगता है कि इसी तरह समय गुजरता रहेगा और हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, उस लोक में, यानी कि मृत्यु लोक में पहुंच जाएंगे। वहां पे हम प्रस्थान करेंगे। प्रयाण शब्द का अर्थ होता है प्रस्थान। वहां पे जाके हम अराइव करेंगे, अराइवल। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, मतलब ये बस तो डेफिनेटली किसी पॉइंट पे हमें ले जाके नहीं रखेगी। अगर इसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो होगा मृत्यु लोक। ठीक है, हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह उस बस में बैठ गए। अब यहाँ पे ना लेखक के मन में किसी प्रकार की बेताबी यानी कि बेचैनी है, और ना ही उनके मन में किसी प्रकार का यहाँ पर तनाव ही है। वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि लेखक को अब यकीन हो चला है कि इस बस में कुछ ना कुछ तकलीफ आती रहेंगी और उन्हें ये सब झेलते रहना पड़ेगा। वो कब और कैसे अपने डेस्टिनेशन पहुंचेंगे इसके बारे में भी उन्होंने चिंता करना छोड़ दिया है, और बहुत ही कंफर्टेबली, इत्मीनान से, बिना किसी टेंशन के वो उस बस में बैठ जाते हैं। चिंता उनकी जाती रहती है, मतलब चिंता खत्म रहती है, और उनके दोस्तों के साथ उनका हंसी मजाक चालू हो गया, मतलब अपने दोस्तों के साथ वो हंसी मजाक करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं छात्रों कि लेखक ने बहुत ही सुंदर रूप से हास्य का सहारा लेते हुए आज के समय में हम देखते हैं बस कंपनियां जिस तरह से ऐसी बसों को सड़कों पे उतारती हैं जिनसे कई लोगों के प्राण आए दिन चले जाते हैं। वो अपने बसों को ठीक से मेंटेन नहीं करते, उनके टायर्स ठीक नहीं कराते, उनके हेडलाइट्स ठीक नहीं कराते, इंजन ठीक नहीं होते, उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके वो सड़कों पे भी उतरती, जस्ट किस लिए, ताकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल सके। तो इसी बात को लेकर यहाँ पे लेखक ने अपनी बस की यात्रा का वर्णन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी का संदेश भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।